ये जो टेंस मैंने शब्द लिखा है, आपके दो तरह से यूज होता है टेंस। एक होता है एग्जाम ओरिएंटेड, जैसे कोई वाक्य दे देगा और उसमें क्रिया का सही रूप पूछेगा भरने के लिए, ब्लैंक दे देगा, ऊपर क्वेश्चन होगा फिल इन द ब्लैंक, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और एक टेंस हम इसके लिए यूज करते हैं कि हमें कुछ सेंटेंसेस बनाने होते हैं, या इस जो इंग्लिश लैंग्वेज है या भाषा है इसको लिखने के लिए हमें वाक्य बनाने होते हैं। कोई भी वाक्य लिखते हैं तो किसमें एक पर्टिकुलर टेंस का यूज होता है। तो सबसे पहले दो चार चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आज डिटेल में बताऊंगा 10 बजे तक, ध्यान से समझ लेना। एक तो हमेशा ये जो बी वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म में इज, आर, एम, सेकंड फॉर्म में वोज, वर, थर्ड फॉर्म में बीन और फोर्थ फॉर्म में बीइंग, इनको हमेशा याद रखना है। ये आइडेंटिफिकेशंस के लिए काम आते हैं, बहुत ही मतलब एक फिक्स सा स्केड्यूल्ड तरीका है आइडेंटिफिकेशंस में। अगर इन ये टोटल शब्द कितने हो गए, वर्ड्स कितने हो गए, कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? 8 हो गए क्या? बी के इंक्लूड 4 ऊपर वाले हो गए और 4 और 4 8 हो गए। अगर इन कोई भी एक सेंटेंस मिले आपको, दुनिया का कोई भी सेंटेंस मिले और ये 8 लगकर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो वाक्य हमेशा पैसिव वॉइस का होगा। आगे से बाय लगाकर, चाहे किसी भी तरह की प्रीपोजिशन लगाकर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप पैसिव वॉइस की पहचान क्या रखते हो? ये रखते हो क्या? बाय लगाकर वो पीछे वाला सब्जेक्ट लाकर यहां लिखते हो, आप यही पहचान मानते हो? फिर आई एम टोट, आई एम टोट, इसकी हिंदी क्या होगी? भाई एक्टिव और पैसिव में फर्क क्या होता है? एक्टिव में यहां जो अपने डूअर के तौर पे रखते हैं ना, यहां पे जिसको डूअर बोलते हैं अपने, ठीक है, वो काम कर रहा होता है। इस वाक्य में आई एम टोट, इसमें आई काम कर रहा है क्या? आपको कैसे पता चलेगा कि आई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर मैं इसको ऐसे लिख देता ना, फिर तो आप फटाक से एकदम इसको आइडेंटिफाई कर लेते, आई एम टोट, और मैंने आगे लिख दिया जैसे इंग्लिश, और फिर आगे मैंने थोड़ा और ऐड कर दिया बाय, आगे मैंने कोई नाम लिख दिया जैसे बाय राघव लिख दिया। अब आप बता सकते हो कि वाक्य पैसिव वॉइस का है। ये आपके माइंड में क्लिक कर गया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत होती नहीं। इसकी जरूरत होती तो पैसिव वॉइस बनाते ही हो, फिर एक्टिव वॉइस में लिखते, ऐसे लिखते ना, और राघव टीच मी इंग्लिश, ऐसे लिखते। फिर अगर इसको इंपॉर्टेंस देनी होती तो फिर एक्टिव वॉइस में लिखते हैं। पैसिव वॉइस में लिखते क्यों है? कि इसकी जरूरत ही नहीं है, काम किसके द्वारा हो रहा है वो जरूरत है ही नहीं, उसकी नीड है ही नहीं। हमें काम क्या हो रहा है और किस पर हो रहा है उसकी जरूरत है। तो आई एम टोल्ड जो है वो पैसिव वॉइस का वाक्य है। किसका? पैसिव वॉइस का वाक्य है, यानी कि मुझे पढ़ाया जाता है। और मुझे कैसे पता चला कि ये पैसिव वॉइस का है? ये देखो एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई, और मैंने कहा था बी, इज, आर, एम, वोज, वर, बीन और बीइंग के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, वो वाक्य ऑलवेज पैसिव वॉइस होता है, ऑलवेज पैसिव वॉइस।
दुनिया का कोई सा सेंटेंस उठा लेना जिस वाक्य में बी की इन फॉर्म्स के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, वो वाक्य पैसिव वॉइस का होगा। और पैसिव वॉइस का मतलब है कि ये जो डूअर के प्लेस पे या सब्जेक्ट के प्लेस पे हमने जो कुछ भी लिख रखा है वो काम वो नहीं कर रहा। काम तो किसी के द्वारा किया जा रहा है लेकिन काम हो इस पे रहा है। आई एम टोट, मुझे पढ़ाया जाता है, मैं खुद तो नहीं पढ़ा रहा, मुझे पढ़ाया जाता है, काम मुझ पर हो रहा है, बल्कि न कि मैं इस काम को कर रहा हूं। समझ में आई बात। और जहां डूअर की रियल सब्जेक्ट बोल सकते हो आप, जो काम कर रहा है उसकी आवश्यकता नहीं होती, तभी तो पैसिव वॉइस बनाते हैं। याद रह जाएगा। अगर इनमें से ये निकाल दो आप, ये वाला निकाल दो और बाकी, सॉरी, ये अगर इसको भी निकाल देते हैं एक टाइम के लिए, 1 मिनट रुको। अगर इतनों की बात करें तो आपको इंग्लिश ग्रामर में बी इज आर एम वोज वर के साथ हमेशा V1 प्लस ING मिलेगा एक्टिव वॉइस में, और वाक्य होगा अगर ये है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, अगर बी के साथ V1 प्लस ING है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, और वोज वर के साथ ING है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस है। अगर इसके साथ अकेले बीन के साथ आपको V1 प्लस ING मिले तो तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो सकते हैं। अगर बीन से पहले हैज है और बीन के बाद V1 प्लस ING है तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर बीन से पहले हैड और बीन के बाद V1 प्लस ING है तो वो पास्ट परफेक्ट, और बीन से पहले सेल हैव या विल हैव, बीन और बीन के बाद V1 प्लस ING है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये कंसेप्ट समझ में आ गया।